अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सबकी नजरें हैं क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन मुलतवी कर दिए हैं, पंजाब के भी और खैबर पख्तूनख्वा के भी। पंजाब के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लिए अब नई जो डेट दी गई है वो 8 अक्टूबर है और मुख्तलिफ हुकूमती ज़राए इस बात का दावा कर रहे हैं, वज़ीर भी ये कह रहे हैं कि ये तकरीबन आप समझ लीजिए कि आम इंतखाबात की ही डेट दे दी गई है ताकि सारे मुल्क में एक साथ आम इंतखाबात हों। लेकिन इसके साथ ही वज़रा ये भी कह रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ वज़ीर ख़ारजा ख्वाजा आसिफ की, जो ये कह रहे हैं कि अभी हम गारंटी नहीं दे सकते कि 8 अक्टूबर को भी ये इलेक्शन होंगे या नहीं, और इस बात का खदशा मौजूद है कि ये सिर्फ फ़िलहाल की डेट दी गई है और अभी इलेक्शन मुलतवी करने का एक छोटा सा लारा दिया गया है। असल में ये भी ज़रूरी नहीं कि अक्टूबर के महीने में भी ये इलेक्शन हो जाएं। हो सकता है कि उस वक्त कोई नया लॉलीपॉप देने की कोशिश की जाए, क्योंकि 5-6 महीने में कोई ऐसा मौजज़ा नहीं होने वाला जिसके बलबूते पे अचानक ये हुकूमत कोई अवाम में इतनी मकबूलियत हासिल कर लेगी या दूध और शहद की नहरें बहा देगी कि जिसके बाद इनके लिए इलेक्शन जीतने के कोई चांसेस बन जाएं। तो इसलिए अभी ये खाम ख्याली है कि 8 अक्टूबर को भी ऐसा कोई इलेक्शन हो सकता है। लेकिन बहरहाल नजरें हैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर। जैसे मैंने अपने पिछले वीलॉग में भी आपसे ये बात की थी कि ये केस अब 2-3 हवालों से बड़ा अहम हो चुका है। नंबर 1 तो ये कि ये आइन शिकनी का केस बन रहा है। जब आइन एक चीज को वाजे कह रहा है कि 90 दिन में इंतखाब होंगे, तो इलेक्शन कमीशन ये कैसे फैसला कर सकता है, आइन में ये तरमीम खुद ब खुद कैसे कर सकता है कि 5 महीने अपने तौर पर इलेक्शन आगे बढ़ा दे। दूसरा, ये मामला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का भी है, तौहीन अदालत का भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर पहले ही बड़ी क्लैरिटी से ये फैसला दे चुकी है, हुक्म दे चुकी है कि आपको 30 अप्रैल को ये इलेक्शन कराना है और अगर आप नहीं करवाते तो ये तौहीन अदालत का केस भी बन रहा है। तो इन दोनों लिहाज से देखा जाए तो ये केस बड़ी अहमियत का हामिल है। ये इख्तियारात से तजावुज़ का केस भी है और इस बात का केस भी है कि क्या वाकई मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के हुक्म को रद्दी की टोकरी में यूं आसानी से फेंका जा सकता है। इलेक्शन कमीशन के पास क्या इख्तियारात हैं कि वो पहले जब ये प्ली कर रहा था कि जनाब मैं तो डेट ही नहीं दे सकता, मैं तो डेट ही नहीं दे सकता, तो अब उसने कैसे खुद से 8 अक्टूबर की डेट अनाउंस कर दी आम इंतखाबात के लिए या फिर सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात के लिए। तो ये एक बहुत बड़े सवालात हैं जिनका जवाब बड़ा ज़रूरी है और ये जवाब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही दे सकती है। सबकी नजरें थी कि शायद इस पर सुओ मोटो हो जाए। सुओ मोटो तो नहीं हुआ, 2-3 दिन गुजर गए, कुछ 23 मार्च और फिर वीकेंड्स के मामलात भी थे। अब लगता यही है कि ये मामला मंडे को जाकर सुप्रीम कोर्ट में लगेगा और जब सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लगेगा तो उसके बाद इस पर बहस होगी तो इस पर मुख्तलिफ हवालों से गुफ्तगू होगी। तो क्या ऑप्शंस हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, क्या मुमकिन फैसले आ सकते हैं, मैं ज़रा इसके ऊपर आपकी तवज्जो दिलाना चाहती हूँ। पहला फैसला तो ये हो सकता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है और जो इसकी तौजीहात दी जा रही है हुकूमत की तरफ से कि जी फंड्स नहीं हैं, सिक्योरिटी के लिए बंदे नहीं हैं, जो भी इन्होंने बहाने बनाए हैं, वो सब चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तस्लीम कर ले और कहे कि जी ठीक है 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा दें। मुझे इसका इम्कान बिल्कुल 0% नजर आता है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अपने हुक्म को दोबारा सादिर फरमाते हुए ये हुक्म दे कि हर सूरत 30 अप्रैल को ही इंतखाबात होंगे, जो कि पहले डेट अनाउंस की गई थी, जिसका शेड्यूल भी जारी हो चुका है, और उसी पर अमल दरामद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यकीनी बनाते हुए तौहीन अदालत के नोटिस भी जारी करे उन तमाम लोगों को जिन्होंने इसके खिलाफ जाने की कोशिश की और ये एलामिया जारी किया। तीसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तमाम हवालों से जायजा लेते हुए हो सकता है कि इस नुक्ते पर भी आए कि अगर ये निगरान हुकूमत मजीद जारी रहती है 30 अप्रैल के बाद तक भी, यानी कि आप यूं कह लें कि 90 दिनों से ज़्यादा भी अगर जारी रहती है, तो इसकी कोई लीगल हैसियत नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में यह भी नुक्ता पहले उठाया जा चुका है, जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह नुक्ता उठाया था कि क्या असम्बलियों की तहलील भी आईनी और कानूनी थी या नहीं। तो हो सकता है ये मामला इस तरफ भी जाए, इस मौजू पर भी दलाइल हों कि क्या असम्बलियों को वापस बहाल किया जा सकता है, और अगर ऐसी कोई सूरत हाल बनी तो हो सकता है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों की रेस्टोरेशन हो जाए और फिर इस सूरत में दोबारा ये हुकूमतें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाएं। इसका भी इम्कान इसलिए जाहिर किया जा रहा है कि खुद मैंने असद उमर साहब को भी एक प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए ये सुना कि जो ये बात कर रहे थे कि अगर
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन नहीं करवा पाती और इलेक्शन कमीशन भी इस बात के ऊपर कन्विंस कर लेता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर इदारे ताउन नहीं करे तो मैं क्या करूं, तो फिर ये मामला ऑटोमेटिकली असेंबलियों की तहलील से पहले वाली पोजीशन पर जाता हुआ नजर आ रहा है। और अजहर सिद्दीक जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील भी हैं, उनकी जानिब से भी ये बात की गई है। तीसरा ऑप्शन भी मुझे काफ़ी हद तक रेलेवेंट लग रहा है, क्योंकि ये ऑप्शन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी काबिल कबूल हो सकता है। क्योंकि इस सूरत में पहली बात तो ये है कि इनको वापस दोनों सूबों में अपनी हुकूमतें मिल जाएंगी। दूसरी बात यह है कि जो जुल्म और फस्तायत उनके खिलाफ इस वक्त हो रहा है, जो इंतकामी कार्रवाइयों का निशाना वो बन रहे हैं, उससे भी इनकी जान खुलासी हो जाएगी। ये नाम नहाद निगरान हुकूमत, जो कि किसी भी तरह सिर्फ निगरान हुकूमत नहीं है, ये बहुत ही जानिबदार और मुंतकिम मिजाज किस्म की हुकूमत है, इससे भी जान छूट जाएगी। और इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लीडरान को जो ये झूठे मुकदमात भुगतने पड़ रहे हैं और जो सेफ्टी के भी इवन इश्यूज़ हैं, इनको जो सिक्योरिटी के भी मसाइल हैं, वो भी हल होते नज़र आ रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर इलेक्शन किसी तौर भी नहीं होते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बेशक ये एक कम बुरा ऑप्शन है, आइडियल ऑप्शन तो नहीं है, लेकिन आइडियल ऑप्शन अगर नहीं मिल सकती तो शायद ये कम बुरे ऑप्शन के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर ले। उनका मकसद तो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, कारकुनान पहले से पुरजोश हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी मज़ाहमत की एक तारीख भी रकम कर दी है, इस हुकूमत और इसके हैंडलर्स को मज़ीद बेनकाब भी कर दिया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये जो चैलेंजेस थे कि असम्बलियाँ तोड़ें और इलेक्शन ले लें, उनको भी नंगा करके रख दिया है कि ले जनाब, हमने जब असम्बलियाँ तोड़ी तो उसके बाद ये जूते छोड़कर कैसे इलेक्शन से भागे, वो सारी दुनिया को उन्होंने दिखा दिया। जब इनके पास हुकूमत आई तो इन्होंने किस तरह का रवैया रखा, इंसानी हुकूक किस तरह पामाल हुए, किस तरह तहरीक इंसाफ के कारकुनों को मारा पीटा गया, इमरान खान साहब पर उनके घर पर कैसे अटैक हुआ और किस तरीके से लोगों को बगैर मुकदमात, छापे और गिरफ्तारियों का सामना करना पड़ा, ये सारा कुछ पीटीआई ने एक्सपोज कर दिया है। तो इस तरह से इस हुकूमत की जो एक नफरत है उसमें और इजाफा हो चुका है ऑलरेडी। तो काफ़ी कुछ पीटीआई ने गेन कर लिया है। अगर ये सब करने के बाद अब उन्हें हुकूमत भी वापस मिल जाती है तो ये शायद इतना बुरा ऑप्शन नहीं होगा। 5-6 महीने मजीद अगर हुकूमत में होंगे तो उस सूरत में उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। ये फ़ायदा एक लिहाज से और भी ज़रूरी है। ये बात मैं क्यों कर रही हूँ नाज़रीन, बहुत सारे लोग ये बात कर रहे हैं कि अक्टूबर की डेट क्यों दी गई है, और कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि सितंबर में असल में 2 अहम तैनातियों के हवाले से आप यूँ कह लें कि नए तौर पर ये तैनातियाँ होंगी। पहली तैनाती है, या पहली आप समझ लें कि जो शख्सियत मुस्ताफ़ी होंगी या उनका मुद्दत ख़त्म होगी, वो होंगे चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, और उनकी जगह नए चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब अपना ओहदा संभाल लेंगे। इसके अलावा सदर को भी मुंतखब होना है, नया सदर भी मुंतखब होगा सितंबर ही के महीने में। लोगों का ख्याल है कि ये अक्टूबर की डेट इसलिए भी दी गई थी कि इन दोनों शख्सियात से जान छुड़ाने के बाद ही ये लोग इलेक्शन में जाएंगे, लेकिन मेरा इसके हवाले से नुक्ता नज़र कुछ दूसरा है। पहली बात तो ये है कि सदर अगर पीटीआई का हो भी तो वो इलेक्शन में उनकी क्या मदद कर सकता है, सिवाय इसके कि उसने हलफ लेना है नए वज़ीर आज़म से। सदर का कुछ उस तरह से अमल होता नहीं है इलेक्शन में। और इसी तरह चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी अगर ना होंगे तो इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलेक्शन तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराने हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नहीं। तो इन दोनों के होने या ना होने से इलेक्शन के अमल पर आखिर क्या ऐसा असर पड़ेगा जिसकी वजह से अक्टूबर की डेट दी गई हो। लेकिन बहरहाल ये बात भी एक जहन में आती है। और अगर सदर के इंतखाब के हवाले से देखा जाए तो फिर भी पीटीआई का असम्बलियों में मौजूद होना ज़रूरी है, क्योंकि नामुकम्मल असम्बलियों के साथ किसी भी सूरत सदर का इंतखाब नहीं हो सकता। मैं आपको याद दिला दूं कि सदर के इंतखाब के अगर हम इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो उसमें चारों असम्बलियों के जो मेंबरान हैं वो वोट करते हैं, सेनेट और कौमी असम्बली के मेंबरान भी वोट करते हैं। अगर 2 सूबों की असम्बलियाँ ही मौजूद नहीं होंगी तो सदर का इंतखाब कैसे होगा, और जब तक नए सदर का इंतखाब नहीं होगा तो क्या ये सदर अपना टेन्योर जारी नहीं रखेंगे। तो इसमें अभी काफ़ी इफ्स एंड बट्स हैं, और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है कि ये लड़ाई ऐवान के अंदर वो लड़े तो मेरा ख्याल है फिर अगर तीसरा ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर बहस आता है तो उन्हें इसलिए भी उसको कबूल कर लेना चाहिए। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनाब जनरल बाजवा साहब की, जो वैसे तो कह के गए थे कि वो गुमनामी में चले जाएंगे, लेकिन वो अपने आप को गुमनामी में जाने नहीं देना चाहते, बल्कि शायद वो इस बात पर तुले बैठे हैं कि वो गुमनामे के बजाय बदनामी में जाएं। और वो बार बार किसी ना किसी को इंटरव्यू देकर अपने बहुत सारे जराइम का खुद ही एतराफ़ कर लेते हैं, और बहुत सारे लोगों को बुरा साबित करते हुए वो ये भी बता देते हैं कि वो अंदर से खुद क्या कुछ करते रहे हैं, क्या गुल खिलाते रहे हैं।
अब हालिया इंटरव्यू में जो कि शायद मिथिला साहब को दिया है, उसमें भी उन्होंने बड़े एतराफात किए। एक जाने वो अपनी आखिरी स्पीच में कह के गए थे कि हम तो कोई सियासी मुदाखलत नहीं करते थे वगैरह वगैरह, और अब आप उनकी पूरी गुफ्तगू उस इंटरव्यू में पढ़ें तो वो सारी इस बात से भरी पड़ी है कि आर्मी चीफ को शायद इस बात के अलावा कोई काम ही नहीं था कि वो हर वक्त सियासी जोड़ तोड़, सियासी मुलाकातों और सियासी असरार रमूज के अंदर ही घुसे बैठे थे। जब देखो किसी से सियासत के ऊपर बात हो रही है, किसी की मुलाकात हो रही है, डीलिंग वीलिंग हो रही है, कभी इमरान खान से हो रही है, कभी नवाज शरीफ से हो रही है, कभी जनरल फैज साहब के थ्रू कोई काम करवाया जा रहा है, कभी कुछ करवाया जा रहा है। तो पूरे इंटरव्यू को आप पढ़ें तो उससे आपको पता लगता है कि जितनी सारी गेम ये चल रही थी, ये सारी जनरल बाजवा साहब गेम चला रहे थे, और ऊपर से ये गैर सियासी बने हुए थे, न्यूट्रल बने हुए थे। तो अपने उस झूठ का भांडा वो खुद ही खोल देते हैं। और उसके ज्यादा मजे की बात यह है कि इस इंटरव्यू में वो हर एक को झूठा कह रहे हैं। उनके नजदीक सारी दुनिया झूठ बोल रही है और सिर्फ अकेले वो सच्चे हैं, जबकि ये बताते हुए वो अपने कितने झूठ खुद बताते चले जा रहे हैं, जो कि वो ऑन एयर कुछ कहते रहे थे और अब जब ऑफ एयर बात हो रही है तो कुछ और कह रहे हैं। तो खुद भी वो झूठे हैं, लेकिन इसके बाद वो सबको झूठा कह रहे हैं, बहुत से सहाफियों को भी, बहुत से सियासतदानों को भी, जो जो उनके हाथ लग रहा है। तीसरा जो वो इतराफ कर रहे हैं, उससे ये भी पता चलता है कि आर्मी चीफ का हालांकि ये काम तो नहीं है, लेकिन जनाब ये लोग बहुत सारे सहाफियों को बनाते भी हैं और उन्हें नौकरियां भी दिलवाते हैं और नौकरियों से उतरवाते भी हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का भी एतराफ़ किया है कि जी फलां फलां सहाफ़ी को तो हमने बनाया, हम उन्हें खबरें देते थे। और फिर इस बात का भी एतराफ़ किया जो कि इमरान खान साहब आजकल क्लेम करते हैं कि जी हमने अचानक साइड बदल ली थी, और चूंकि हमने अचानक साइड बदली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल बदल गया, तो उसके बाद सहाफ़ियों को उस तरह से हमने बदलते नहीं देखा और सहाफ़ी वहीं खड़े रह गए। अब बहुत सारे सहाफ़ी हज़रात की वो ऐसी ही मिसाल देते हैं कि जनाब ये लोग आज भी अगर पीटीआई के साथ हैं, पहले ये हमारे साथ थे, तो वजह यही कि हमने तो अपनी नज़रिया बदल लिया लेकिन वो नज़रिया नहीं बदल सके। ये आपका काम नहीं था जनाब, ये सारी आप हलफ से गद्दारी कर रहे थे। तीसरा एतराफ़ वो ये भी करते हैं कि जनरल फैज साहब उनके मशवरे या हुक्म के बगैर ही बहुत सारे काम खुद ब खुद कर रहे थे। तो ये भी एक एतराफ़ है इस बात का कि क्या मुल्क के जो इतनी बड़ी फ़ौज है, इतना बड़ा इदारा है, उसमें ये सिस्टम है कि चीफ़ की मर्ज़ी के बगैर DGISI जो चाहे करते फिर रहे हैं, किसी को नौकरी से लगवा रहे हैं, निकलवा रहे हैं, किसी को मुल्क से अंदर भेज रहे हैं, बाहर भेज रहे हैं, और न जाने कितने ही किस्म के इल्ज़ामात उन्होंने DGISI फैज़ हमीद साहब के ऊपर लगा दिए कि जी मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, जो कर रहा था वो तो फैज़ कर रहा था। तो ये एक नया शोशा उन्होंने छोड़ा है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि जनाब तमाम जजेस जो पाकिस्तान में हैं वो बड़े डरपोक हैं, वो अपने तौर पे फैसला नहीं करते, वो दबाव ले लेते हैं। कभी वो आर्मी का दबाव ले लेते हैं, कभी वो टिकटॉक और सोशल मीडिया का दबाव देख के भी फैसले दे देते हैं। तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब हैं वो भी बड़े डरपोक हैं और ये लोग दलेराना फैसले नहीं कर सकते, डिक्टेशन लेते हैं। तो ये अदलिया के बारे में भी उन्होंने इस किस्म की एतराफ़ात किए हैं कि उसमें भी इस्टेब्लिशमेंट की इंटरवेंशन होती रही है, अदलिया को भी फैसले डिक्टेट करते रहे हैं। तो उनका तमाम जो इंटरव्यू है वो एक मैं समझती हूँ कि बिल्कुल एतराफ़ात और इल्ज़ामात को बिल्कुल ओन करने के मुतरादिफ है कि वो सब कुछ मान रहे हैं कि किस तरह से वो क्या क्या गुल खिलाते रहे हैं। आखिर में मैं थोड़ी सी बात करना चाहती हूँ, इमरान खान साहब मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने जा रहे हैं और उनका ये मानना है कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। मेरा भी ये मानना है कि कल का जलसा बहुत ज़्यादा मामूल से बड़ा होगा अगर वो करने में कामयाब हो गए और मज़ीद कोई इस निगरान हुकूमत ने रखना ना डाला तो। लेकिन बहरहाल दिखाई यही दे रहा है कि ये जलसा खासा बड़ा होगा, शायद मामूल से ज़्यादा बड़ा जलसा हो। उसकी वजह यह है कि इस वक्त अवाम में एक रिटेलिएशन है और लोग रिएक्शन में बाहर निकलना चाहते हैं। इमरान खान साहब की मकबूलियत यूँ भी आसमान को छू रही है और बयानियाँ बनाने में वो कामयाब हैं। दूसरा, इस जो ये हुकूमत है नाअहल और नाकाम हुकूमत, इसकी बदहवासियों ने भी इन लोगों को, अवाम को इमरान खान के और करीब कर दिया है। और उसके बाद फिर जो इलेक्शन डिले का इन्होंने एक शोशा छोड़ा है, ड्रामा किया है, उसकी वजह से भी अवाम में गम और गुस्सा है और इसका सारा रिजल्ट आप जलसे में देखेंगे भी कि लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे। क्या वाकई लोगों को बड़ी तादाद में निकलना चाहिए? इसके लिए सिर्फ एक मिसाल दूंगी। अभी एक खबर मेरी नज़र से गुजरी, फ्रांस में 35 लाख लोग अपने हक के लिए बाहर निकले हैं। 35 लाख। क्यों? मुतालबा क्या था? वहां पर तो इस तरह के हालात नहीं थे जो हमारे यहाँ हैं। मुतालबा सिर्फ इतना सा था कि रिटायरमेंट की एज बढ़ाने का मुतालबा, यानी 62 से 64 कर दी जाए। इस चीज़ के लिए, अपने राइट के लिए लोग बाहर निकले और 35 लाख लोग बाहर निकले। इतनी बड़ी तादाद में जब लोग बाहर निकले तो वहाँ की जो पुलिस थी उसने भी हाथ खड़े कर दिए
कि हम भी इनके खिलाफ नहीं जाएंगे, ये अपने उसूल पर हैं और हम इनका साथ देंगे और हम बिल्कुल भी इनके ऊपर किसी किस्म का तशद्दुद या फिर ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फोर्सेस उनके साथ ही होली और वो अपने अवाम के ऊपर किसी भी किस्म की गोली चलाने या मारपीट करने से इनकारी हो गई। क्या हमारे मुल्क में ऐसा हो सकता है? मैं तो इस बारे में सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि पहले तो इतनी अवाम का निकलना ये एक सवालिया निशान है, और फिर दूसरी बात ये कि हमारी फोर्सेस तो माशाल्लाह से बड़ी ट्रेंड हैं और वो तो कहती हैं कि जी नौकरी पहले और बाकी सारी चीज़ें बाद में। तो माशाल्लाह हमारे यहाँ जो नज़्मो ज़ब्त है वो तो किसी में नज़र ही नहीं आता। फ्रांस पुलिस की तो पंजाब पुलिस से ट्रेनिंग करवानी चाहिए, जो हर सूरत कानून की रिट बहाल करने में अपना सानी नहीं रखती, भले उसके लिए उन्हें लोगों को मारना पीटना पड़े, जान से मारना पड़े, अगवा करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन कानून की रिट वो बहरहाल बरकरार रखते हैं। तो फ्रांस पुलिस को चाहिए ज़रा पंजाब पुलिस से आके थोड़ी सी ट्रेनिंग ले ले। मिलते हैं अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।